चलो, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहा है आपसे द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था, जो कि हमने पिछली वीडियो में कमेंट भी किया था और लगभग सभी के जवाब बिल्कुल सही आए थे। चलिए बताइए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? जवाब आ रहे हैं ऑप्शन बी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र जो सॉरी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन है आपके? तो आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। हमने इनको बताया था कि इनका जो कह सकते हैं समय के बारे में बताया था कि इनका जो समय है, इन्होंने 1903 में, कब? तो आपके 1903 ईस्वी में इन्होंने कह सकते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक भी आपके बने थे, है ना, संपादक भी आपके बने थे, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य सेवा को देखते हुए 1931 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा में आचार्य की उपाधि भी प्रदान की गई थी, ठीक है। दो क्वेश्चन इनसे बहुत बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आपसे यहाँ पर द्विवेदी युग का एक और नाम बताइए। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? संक्रांति काल है, संधि काल है, जागरण सुधार काल है या गद्य काल है? जवाब यहाँ पर क्या बनेगा? चलिए, जवाब आ गया है यहाँ पर, ऑप्शन आ रहा है, 4 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? जागरण सुधार काल। क्या है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया संधि काल। संधि काल जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल कहा है, ठीक है। आदिकाल को संधि काल कहा है, मतलब ये संधि काल है वो आपके आदिकाल को कहा जाता है। और आदिकाल को ही संधि काल किसने कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था आदिकाल को संधि काल कहा था, ठीक है। और आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल का था, है ना। तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। ये तीनों क्वेश्चन यहां से बनते हैं। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए, यहां पर दिया गया है द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्यिक सुधार उपाधियों से विभूषित किया गया है। ढेर सारी उपाधियां दी गई हैं, इनको देख सकते हैं क्या क्या उपाधि आपकी है। कविता, कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंद्र और साहित्यिक सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया है। 5 का ऑप्शन सही कौन सा बन जाएगा? चलिए, जवाब आ रहे हैं ऑप्शन ए नंबर और ऑप्शन बी आ रहे हैं। याद रखिए, इसका राइट आंसर 5 का बनेगा ए नंबर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। काफी लोगों के जवाब सिर्फ बी आ रहे थे, लेकिन इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है। याद रखिए, द्विवेदी युग के कवि हैं कौन? नाथूराम शर्मा जो कि शंकर। ये कैसे कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। कैसे हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। आपसे क्वेश्चन अभी बनेगा। तो ब्रज भाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे और इन्होंने राजा रविशंकर के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब बन जाए कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। देखो एक पंक्ति दी गई है, कह रहा आपसे ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। और ये जो कह सकते हैं पंक्ति दिया है, ये किस साहित्यकार की है? ये है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा सी नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। देखो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है एक अर्थशास्त्र, ठीक है। और ये जो विषय है वो जो विषय का ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है? तो ग्रंथ हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा डी, संपत्ति शास्त्र का है, ठीक है। यहां पर याद रखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो रचित किया है अर्थशास्त्र, उसमें किस विषय का वर्णन है? तो संपत्ति शास्त्र का है, ठीक है। इसमें से ए नंबर मत लगाइएगा, यहां पर ऑप्शन बनेगा डी, संपत्ति शास्त्र का। यहां पर कह सकते हैं ये ग्रंथ आपका है ना। ये प्रकाशित हुई थी 1908 ईस्वी में, ये आपकी प्रकाशित हुई थी, जो कि भारत के आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ और अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? चलिए आप बताइए। पहले प्रश्न को आपने नहीं सही किया है, तो इस प्रश्न को आप लोग सही करिए जल्दी से। संपत्ति शास्त्र के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? 8 का जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। तो अब आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? बताइए, यहां पर आपका पूछा गया है प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? यहां पर जवाब बनेगा ऑप्शन सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है प्राचीन पंडित और कवि, ठीक है ना। याद रखिएगा कि इस पुस्तक में इन्होंने रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, ये लिखा गया है। इस कविता में क्या लिखा है? इन्होंने कहा है रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापिस कर दिया था? चलिए बताइए,
जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? इसका राइट आंसर सही बनेगा सी नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में, जब इनका साहित्यिक नेतृत्व क्या था, बड़े चरम में था। ठीक है, चरम में था उत्कर्ष काल में। निराला की है ना, किसकी है? तो जूही की कली किसकी है? निराला की है ना। निराला का साहित्य जीवन शुरू होता है और निराला की जूही की कली, जो कि कह सकते हैं 1916 ईस्वी में। कब? 1916 में मुक्तक छंद की कविता आपकी है, जो कि देख सकते हैं इन्होंने वापस लौटा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर सही कौन सा बनेगा? चलिए 14 जवाब दीजिए, इसमें से द्विवेदी युग का कवि कौन सा नहीं है? यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। काफी लोग जवाब भी आए हैं। याद रखिए सोहनलाल द्विवेदी ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। याद रखिए ये राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं गांधीवादी कवि हैं। कैसे हैं ये? गांधीवादी कवि हैं। याद रखिए कैसे हैं? गांधीवादी आपकी कवि हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है कि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल और आपकी लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा और गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ रत्नाकर, ये सभी इसी युग के हैं। ठीक है, चलिए अगले बारे में प्रयास करिए। अगले वाले में प्रयास करिए, कह रहा है आपसे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं या माने जाते हैं, दिया गया है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार जो माने जाते हैं वो आपके कौन है? चलिए यहाँ पर जवाब सही कौन सा बनेगा? चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी। ये है आपके मुकुटधर पांडे। याद रखिए ये लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। ठीक है, किसके? ये लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, मतलब छोटे थे। ये आपके हैं मुकुटधर पांडे, भी कह सकते हैं सुकवि थे। ठीक है, और इन्होंने प्रकृत के उपासक के बारे में, मतलब प्रकृत के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से मार्मिक वर्णन इन्होंने किया है और ये प्रकृत के उपासक भी थे। ठीक है, और इन्होंने काव्य में भावात्मक और आंतरिक संवेदना कह सकते हैं दर्शाया है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार आपके माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? द्विवेदी युग का कवि नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए, द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो देखो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे, गोपाल शरण भी थे, लोचन प्रसाद पांडे भी थे, लेकिन कौन? यहाँ पर रांगीर राघव। कौन? रांगीर राघव ये कह सकते हैं युग के आपके नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, अच्छा ये तो आपका हो ही चुका था। अगला क्वेश्चन दिया है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? ये प्रकट हुआ है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। ठीक है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो आपके मुकुटधर पांडे इसमें से आपका प्रकट हुआ है। आपका जवाब ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? चलिए इसके पहले काफी कठिन थे, अब थोड़े से आप इजी आ जाएंगे, है ना, क्योंकि जब चैप्टर स्टार्टिंग होती है तो क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा आपके कठिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताइए कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है 19 नंबर में? चलिए जवाब आ रहे हैं यहाँ पर आपका सी नंबर, प्री प्रवास आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्री प्रवास आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है प्री प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? चलिए यहाँ पर बताइए प्री प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? यहाँ पर दिया है 1865, 1914, 1920 और आपका 1922। यहाँ पर आपका जवाब राइट सही बन जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका 1914। कब? तो आपके 1914 में इसका प्रथम प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन बने कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यहाँ पर 21 नंबर का सही जवाब कौन सा बनेगा? चलिए 21 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, तो आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा, प्री प्रवास बन जाएगा। ठीक है, प्री प्रवास। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं हरिऔध के प्री प्रवास महाकाव्य में सर्गों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? ये पूछा गया है कि प्री प्रवास में जो सर्ग हैं वो कितने सर्गों में आपका डिवाइड किया गया है। इसका राइट आंसर सही क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बनेगा 23 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, आपके 17 सर्गों में। कितने? 17 सर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि आपका प्री प्रवास महाकाव्य है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, है ना। और खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किसे है? हरिऔध जी को कहा जाता है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का जो श्रेय है वो हरिऔध जी को है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है वैदेही वनवास, कह रहा है वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, ये किसने लिखा है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। 25 का जवाब क्या बनेगा? 25 नंबर में जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। ये तो इजी है ना, कई बार आपने पढ़ा है।
चलिए यहाँ पर वैदेही वनवास ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, और ऑप्शन सी आ रहा है इसका 25 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यार आपसे खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके हैं। चलिए यहाँ पर भी जवाब आ चुका है। 28 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन प्रिय प्रवास मैथिली शरणगुप्त होगा या अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आपका जवाब बी आ रहा है, आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है ना। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। चलिए 32 नंबर आपको जवाब देना है। 32 का सही जवाब क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन राइट आपका ए नंबर। याद रखिए ये आपकी है विचित्र विवाद, क्या विवाह, विचित्र विवाह, ठीक है, विचित्र विवाह। ये राष्ट्र भारती देवदूत है ना, देवदूत के आपकी कृतियां हैं, ठीक है ना। तो इसका जवाब बने कौन सा? ए नंबर आपका बन जाएगा। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है, ए नंबर आपका बन जाएगा। ये किसका है? देवदूत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है द्विवेदी युग की कविता है, द्विवेदी युग की कविता कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है। तो द्विवेदी युग की कविता हो जाएगा उपदेशात्मक और आपकी कैसी? इतवृत्तात्मक है। कैसी हैं? तो जो द्विवेदी युग की कविताएं हैं वो आपकी कैसी हैं? तो आपकी उपदेशात्मक हैं और आपकी इतवृत्तात्मक हैं। और डॉक्टर नागेंद्र, कौन? तो डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है, क्योंकि पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास में, लिखते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस और इतवृत्तात्मक उपदेश ये कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि इनमें से कौन है? मतलब कह सकते हैं इन्होंने मधुप नाम से काव्य का अनुवाद किया है, ठीक है। और मधुप नाम से काव्य का अनुवाद करने वाले जो कवि हैं वो आपके कौन से बनेंगे? तो यहाँ पर आपका 37 का ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर आपका बी मैथिली शरणगुप्त बन जाएंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि लगभग सभी का जवाब यहाँ पर राइट आ गया है। चलिए काफी लोगों ने इस प्रश्न का तो जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 38 नंबर जवाब देना है। 38 का सही जवाब क्या बन जाएगा? भारत भारती पूछा गया है, क्या कह रहा है भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1912, 1914, 1916, 1918। राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर नंबर 1912 में, ठीक है। 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। 1912 में किया गया था, ठीक है। जो कि देख सकते हैं राष्ट्रीय भावनाओं से कह सकते हैं ओतप्रोत आपका था, ठीक है। भारत भारती प्रकाशन जो कि 3 खंडों में है, ठीक है। भारत भारती प्रकाशन कितने खंडों में है? 3 खंडों में ये आपका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो भारत भारती जो आपका है वो आपकी किसका? मैथिली शरणगुप्त। किसका है? मैथिली शरणगुप्त, ठीक है। अब मैथिली शरणगुप्त से 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था झांसी में। कहां पर हुआ था इनका जन्म? तो आपके झांसी में एक जगह पड़ता है चिरगांव, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी रचनाएं के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। चलिए यहां पर 2-3 पॉइंट और आपको बता दें, जैसे कि गांधी ने मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि का संज्ञा दिया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा किसने दिया है, तो आप बताइएगा कि गांधी जी ने मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दिया है, ठीक है। और याद रखिए गुप्त जी को कब? तो 1954 में यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, जो कि साकेत इनकी सर्वोत्तम रचना की है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? चलिए भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, यहां पर आपको जवाब देना है। चलिए यहां पर देना है और आपका जवाब यहां पर कुछ लोगों का आ रहा है, यार इसका राइट आंसर 39 का बनेगा बी राष्ट्रीय भावना। कैसी है? राष्ट्रीय भावना है, जो कि लगभग सभी का जवाब आ रहा है, ठीक है। देखो यहां पर जो आपके कह सकते हैं आपके कौन है राष्ट्र कवि है मैथिली शरणगुप्त, ठीक है ना। तो इनकी कई आपकी रचनाएं हैं, जैसे आपका हिडिंबा है, अर्जुन विसर्जन है, कावा करबला है, ठीक है, ये आपकी हैं। और यहाँ पर यशोधरा नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी, मतलब इन्होंने कई नाटक किया है। चलिए देखते हैं शायद मिल जाए और क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया है। राजपूत आन की कथा है, राजपूत आन की जो कथा है वो आपकी कैसी कथा है, यहाँ पर पूछा गया है। राजपूत आन की जो कथा है ये कैसी कथा है? तो ये है रंग में भंग। कैसी है? राजपूत आन की कथा कैसी है? रंग में भंग है। मतलब कह सकते हैं कि ये मैथिली शरणगुप्त की, समझिएगा ये प्रश्न यार आपसे, कि मैथिली शरणगुप्त का प्रथम पुस्तक कौन? तो ये कह सकते हैं मैथिली शरणगुप्त की
प्रथम पुस्तक थी। ठीक है, क्या थी? प्रथम पुस्तक थी रंग में भंग, और इसका प्रकाशन जो आपका किया गया था वो आपके 1909 ईस्वी में हुआ था, लेकिन मूलाधार जो आपके थे वो आपके कह सकते हैं भारत भारती में ही हुआ पा था, जो कि 1912 में। तो आप समझ गए होंगे कि ये इनकी क्या है, इनकी प्रथम पुस्तक थी, लेकिन इसमें ख्यात इनको नहीं मिली थी, ख्यात मिली थी भारत भारती में, इनको ख्यात मिल पाई थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सर आपसे यहाँ पर चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से। अभी अभी हमने बताया था कि आपका जो चिरगांव पड़ता है ये कहां पड़ता है, तो आपके उत्तर प्रदेश की जो झांसी है ना, झांसी के चिरगांव में किसका जन्म हुआ था? तो आपके मैथिली शरणगुप्त का जन्म हुआ था। और अच्छा, जन्म कब हुआ था तो ये भी आप याद रखिएगा, 1886 को। ठीक है, 1886 को झांसी के चिरगांव में जन्म हुआ था मैथिली शरणगुप्त को गुप्त का, और गांधी जी ने मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दिया है। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए कि मैथिली शरणगुप्त की जो साकेत है, क्या है? साकेत है। तो साकेत में किसका वर्णन किया गया है? साकेत में किसका वर्णन किया गया है? तो याद रखिए, साकेत में जो लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला, है ना, उनको नायिका बनाकर रामकथा कही है इन्होंने। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, किसान के रचनाकार बताइए। चलिए यहां पर बताइए, किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार कौन है? तो किसान के रचनाकार भी कौन बनेंगे? तो आपके मैथिली शरणगुप्त ही होंगे। इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ए नंबर आपके कौन हो जाएंगे? तो मैथिली शरणगुप्त आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता इनमें से कौन है? भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरणगुप्त, तुलसीदास। जवाब क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, रंग में भंग नामक काव्य कृति किसकी है? तो आपकी सी मैथिली शरणगुप्त की है, जो कि अभी हमने आपको बताया भी है। और ये जो आपकी थी वो आपकी कब प्रकाशित की गई थी? ये जो आपकी प्रकाशित की गई थी आपके 1909 में, लेकिन इससे इनका ज्यादा नाम नहीं हो पाया था। इनका नाम हो पाया किससे? भारत भारती से, जो कि 1912 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है। मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है। सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा और कृषक कृदंत, इनमें से बताइए कौन सा बनेगा? लाइक शेयर भी करिएगा, जितने लोग बाद में जुड़े हैं लाइक शेयर भी करते रहिए। चलिए, और थोड़ा सा टफ तो होगा ही, क्योंकि हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, लेकिन रेगुलर रहेंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि ये जब रिवीजन होगा तो दोबारा आपको जब रिवीजन करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 44 ऑप्शन पूछा गया है, और देखो अभी बताया सिद्धराज नहीं की है, जय भारत भी नहीं की है, हिडिंबा भी नहीं की है, लेकिन यहाँ पर आपका कृषक कृदंत किसके है? ये है महावीर सातवेदी। महावीर सातवेदी, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया कौन सा, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? मैथिली शरणगुप्त की नहीं है, ये बताइए। पंचवटी, रेणुका, यशोधरा, साकेत। तो देखो अभी हमने यशोधरा के बारे में बताया था, अभी हमने साकेत के बारे में भी बताया था। ठीक है ना, पंचवटी भी इन्हीं की आपकी है। ठीक है, पंचवटी भी इन्हीं की है। ठीक है, और जयद्रथ वध भी इन्हीं का है, कुणाल भी इन्हीं का है, यशोधरा भी इन्हीं का हो गया। ठीक है, काबा और करबला भी इन्हीं का है, सिद्धराज भी इन्हीं का है, जय भारत भी इन्हीं का है। ठीक है, और किसान भी इन्हीं का है, लेकिन रेणुका इनकी नहीं है। रेणुका किसके है? रेणुका है, जो कि देखो सब लोगों का जवाब आ रहा है ना। देखो इजी वाला क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर दिए, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर की है, जो कि आपके रेणुका है। क्लियर हो गया? ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अच्छा, यहाँ पर जो आपका दिया गया है अगला क्वेश्चन कह रहा आपसे यहाँ पर, इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। चलिए इस प्रश्न को बताइए, इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक और यशोधरा, इनमें से जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर बताइए। इस प्रश्न को अगर जवाब सही करते हैं तो समझेंगे कि आप लोगों ने बहुत धुआंधार तैयारी कर रखी है। जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यहाँ पर प्रेम पथिक, अच्छा किसकी है? कोई है जो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है? प्रेम पथिक जो है ये है किसकी? ये है किसकी? तो आपकी जय शंकर प्रसाद की है। किसकी है? जय शंकर प्रसाद की है। याद रखिए, जय शंकर प्रसाद की आपकी है। और अदर जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी किसकी हैं? मैथिली शरणगुप्त की आपकी रचनाएं हो जाएंगी। क्लियर है? ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट अभी हमने मैथिली शरणगुप्त के बारे में बताया था। क्या बताया था? क्या बताया था? किसान, है ना। किसान, एक सामान्य किसान की जीवन संघर्ष की कथा के बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? चलिए बताइए, जयद्रथ वध जो है ये आपका है क्या? इसको बताइए, जल्दी से बताइए। जयद्रथ वध जो आपका है क्या है? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, या इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या बनेगा? जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दोनों ही प्रकार के जवाब आ रहे हैं। और इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा सी, को जो जयद्रथ वध है ये खंड काव्य है। क्या है? जयद्रथ वध जो आपका है ये खंड काव्य है, जो कि ये 12 सर्गों में विभाजित है। कितने? 12 सर्ग में विभाजित है, जिसकी रचना की गई थी 1916 से लेके 1932 तक इसकी रचना की गई थी। जो कि देखा जाए ऑप्शन बने कौन सा? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा 1916 में नहीं, यहाँ पर माफ करिए, देखो इसको, इसका जो प्रकाशन हुआ था जयद्रथ वध का, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1910 में हुआ था, ठीक है 1910 याद रखिए, इसको 1910 याद रखना है, ठीक है 1910 में याद रखना, ठीक है 1910 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उसका जो क्वेश्चन बनेगा, कह रहा है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? चलिए साकेत, अब यहाँ पर पूछा गया है साकेत, देखो जयद्रथ वध है इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था, है ना, लेकिन जो साकेत है, साकेत का प्रकाशन, ये जो आपका रचना काल है वो 1916 से 1932 में आपका है, ठीक है, दोनों पॉइंट में ये अंतर था आपका। यहाँ पर बताइए साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग जो आपका है ये माना जाता है कौन सा? नवम सर्ग, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। और साकेत के बारे में अभी हमने आपको बताया है कि साकेत में जो केंद्र बिंदु माना गया है वो उर्मिला को माना गया है। किसे? तो आपकी उर्मिला को माना गया है, जो कि लक्ष्मण की पत्नी है, उनका मेन बिंदु उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, नवम को इन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है इसमें से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? चलिए यहाँ पर बताइए सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कुछ लोगों के जवाब भी आ रहे हैं, कुछ क्या सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। हमने बताया है कि पूरे वीडियो में हो सकता है एग्जाम में एक क्वेश्चन मिले या दो क्वेश्चन मिले, जरूर नहीं होता है कि वो क्वेश्चन आपको कठिन मिले, हो सकता है कि आपके इस चैप्टर से हो सकता है एक बिल्कुल सी क्वेश्चन ये पूछ ले कि साकेत में किसका वर्णन हुआ है, तो जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो जरूरी नहीं होता है पूरा वीडियो का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। वहां पर एक क्वेश्चन भी मिल गया तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपको सरल मिल जाए, है ना, आपका रिवीजन हो गया और आपने रिवीजन कर लिया तो आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 49 क्वेश्चन कौन सा बनेगा? बी, लक्ष्मण और उर्मिला से जुड़ा हुआ है ना। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किससे है? उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि मैथिली शरणगुप्त का सर्वश्रेष्ठ काव्य यही है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? यहाँ पर पूछा है द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि जो कवि हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? यहाँ पर आपका जवाब पूछा गया है और आपका जवाब क्या बनेगा? सभी का जवाब बिल्कुल 100% राइट है और 100% लोग जुड़े हुए हैं, है ना। और भाई 100% आप लोग लाइक भी कर दीजिए तो अच्छा लग जाए, जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग लाइक भी करिएगा क्योंकि 100% जवाब भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपके मैथिली शरणगुप्त, ठीक है, मैथिली शरणगुप्त है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि गुप्ता जी की, है ना, या गुप्त जी की प्रतिभा सबसे बड़ी विशेषता है इस समय की, ठीक है। तो ये प्रकार आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका अगला युग आ गया है कौन? छाया। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? जवाब आ गया है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, बिल्कुल सही है, मुकुटधर पांडे ने किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि इन्होंने, इनकी एक पत्रिका थी श्री शारदा पत्रिका में इन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आपसे छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब कुछ लोगों के आ भी चुके हैं, कह रहे हैं इस प्रश्न का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, बिल्कुल सही है। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो आपकी जयशंकर प्रसाद का कहा जाता है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बने आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। वैसे देखा जाए तो इस युग के प्रवर्तक के बारे में बहुत लोग यहाँ पर कह सकते हैं लंबा विवाद भी मानते हैं, कुछ लोग यहाँ पर निराला को मानते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रसाद की जो एक थी कौन सी झरना कहानी, जो कि 1918 में प्रकाशित हुई थी, उसी से शुरुआत इन्होंने माना है। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। इनकी झरना से, कैसे की झरना एक कहानी ना, उनसे इनकी शुरुआत माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया, यहाँ पर दिया गया है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। चलिए इस प्रश्न से आपको कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आप गया है ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या मानते हैं, इस काल को विवाद मानते हैं, लेकिन ये जयशंकर प्रसाद की जो छाया है, मतलब झरना है, इससे प्रतीत चलता है कि नहीं इस युग की पहली रचना कौन सी है? झरना ही है। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर, झरना बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? यहाँ पर बताइए। चलिए द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग में, प्रयोगवाद युग में? आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा बी, छायावाद युग में पाई जाती है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा। याद रखिए छायावाद दो अर्थों में आपको उपयुक्त किया गया है, एक आपका किया गया है रहस्यवाद के अर्थ में, है ना, और शैली विशेष पद्धति में आपका किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक वृत्ति क्या है?
यहाँ पर दिया है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की जो साहित्यिक प्रवृत्ति है वो आपकी कौन है। तो तीसरे युग में जो आपका उत्थान हुआ है वो आपके किसका है। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर आ रहा है। यहाँ पर 9 का ऑप्शन बनेगा आपका डी, छायावाद युग। कौन, तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 2 खंडों में व्यक्त किया था, एक गद्य खंड और आपका काव्य खंड, और दोनों खंडों को 2-2 भागों में इन्होंने बांट भी दिया है। पहले प्रखंड में ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य आपका किया है, और दूसरे में क्या, गद्य साहित्य आविर्भाव किया है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो भाषा है वो आपकी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो भाषा है वो आपकी कौन सी भाषा है, यहाँ पर जवाब दीजिए। सही जवाब क्या बनेगा। चलिए कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर आ रहा है डी नंबर, और आपका यहाँ पर सी भी आ रहा है। चलिए इसके आपका राइट आंसर आपका बने कौन सा, डी हो जाएगा, खड़ी बोली। याद रखिए जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है ना, उसकी भाषा कैसी है, तो आपकी कैसी है, खड़ी बोली का कह सकते इन्होंने प्रयोग किया है। याद रखिएगा कि कामायनी में जो फोकस किया गया है वो आपके मनु और आपके श्रद्धा, जिनको कहा जाता है कि जीवन का अस्तित्व, ये कह सकते हैं जीवन की शुरुआत श्रद्धा और मनु से आपकी हुई है, उन्हीं को आधार मानकर इन्होंने रचना किया है। ठीक है ना, उन्हीं के बारे में मानवता का उन्होंने संदेश दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जवाब बन जाएगा, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है, कहा जाता है कि हिंदी में ताज महल के समान मानते हैं सुमित्रानंद पंत, इसे किसे मानते हैं, मतलब कह सकते हैं छायावाद युग को। ठीक है, छायावाद युग को सुमित्रानंद पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। कह रहा है श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है। श्रद्धा नामक पात्र किस काव्य में है, आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देना है, और आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका डी। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है। तो सॉरी, यहाँ पर आपका जवाब कौन बनेगा, ए नंबर आपका कामायनी बन जाएगा ना। कामायनी में आपका मिलता है, इसमें श्रद्धा और मनु है। याद रखिए कामायनी जो आपका है ये कितने सर्गों में है, तो आपके 15 सर्गों में विभक्त किया गया है। कितने, 15 सर्गों में विभक्त किया गया है ये जो आपका है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कामायनी के प्रमुख पात्र आपके कौन हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र में से कौन से हैं, यहाँ पर 17 का जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देना है कामायनी के प्रमुख पात्र कौन से हैं, तो आपका जवाब 12 नंबर में कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका मनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनु हो जाएगा, मनु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए 8, 10, 12 या 15। जवाब क्या बनेगा, तो अभी हमने आपको बताया कि कामायनी है, कामायनी आपके 15 सर्गों में विभक्त किया गया है। ये आप देखते होंगे कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है ना। प्रैक्टिस सेट आपके वर्तमान में जितने भी हैं लगभग इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। याद रखिए कामायनी 15 सर्गों में विभक्त की गई है, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, झगड़ा, है ना, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, द्वेष, निर्देश, रहस्य, ये सभी इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने या शांति द्विवेदी ने। इसका राइट आंसर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, शांति द्विवेदी ने। किसने किया है, तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो शांति द्विवेदी ने कहा है। ठीक है ना, इनकी जो आपकी कह सकते हैं कामायनी है ना, इसी से प्रकाशन आपका हुआ है। कह सकते हैं कामायनी क्या है, तो छायावाद शैली की प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। क्या हो रहा है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है 15 नंबर में। 15 का जवाब क्या बनेगा, तो 15 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी, नामवर सिंह बनेगा। क्या बन जाएगा, याद रखिए छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है, तो 15 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, नामवर सिंह ने। ठीक है, नामवर सिंह ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला, अच्छा यहाँ पर देखो नगेंद्र ने एक पॉइंट और नगेंद्र भी ने कहा है, नागेंद्र की दृष्टि से छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, नागेंद्र के अनुसार देखा जाए तो नागेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, याद आया है, इसलिए हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना, अगर पूछे छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो आपके किसने, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ठीक है, मतलब हर एक आलोचक जितने भी रहे हैं आलोचना किया है, मतलब अपने अपने मत दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, तन का है, मन का है, हृदय का है या बुद्धि का है। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट नोट करिएगा कि कामायनी में जो श्रद्धा है वो मन का प्रतीक माना गया है। किसका प्रतीक, तो आपके मन का प्रतीक माना गया है। ठीक है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका सी नंबर आपका बन जाएगा। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए अच्छा सॉरी माफ करिए, हृदय आपका है, हृदय है यहाँ पर। श्रद्धा किसका है, आपका हृदय का है। याद रखिए हृदय है, मन नहीं, हृदय है। इसका ऑप्शन आपका 16 का बने कौन सा, सी हो जाएगा, हृदय। ठीक है, हम निशान लगा रहे हैं सी पर हृदय में, लेकिन बोल मन रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हृदय होगा। ठीक है, हृदय हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। मनु जो आपका है ना, मनु जो आपका है
मनु, है ना, जो मनु है, मनु, म से मन और मन से मन, मतलब कह सकते हैं मनु, तो मनु जो आपका बन जाएगा मनु, इसके रुकिए एक मिनट, मनु, इसमें ले लेते हैं मनु, जो मनु है वो मन का है, ठीक है, याद रखिए, मनु है वो मन का है, ठीक है, श्रद्धा है वो किसका है, हृदय का है, ठीक है, श्रद्धा है वो किसका है, हृदय का है, ठीक है, और आपका एक पॉइंट और आपको मिलेगा ईडा, ठीक है, ईडा, ईडा जो प्रतीक होता है वो बुद्धि का होता है, जो आपका दिया ना बुद्धि, तो आपका ईडा जो आपका है वो बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है, ये कह सकते हैं अपनी कथा के मूल कथा आपके माने जाते हैं, तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना, श्रद्धा हृदय का, मन जो आपका है वो आपका मनु आपके हैं, और ईडा जो आपका है वो बुद्धि का है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्या है, कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है, चलिए श्रद्धा आपसे पूछा गया है, और श्रद्धा का जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर 17 नंबर में ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर श्रद्धा आपका हो जाएगा हृदय का, सी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था, यहाँ पर जवाब दीजिए, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया, यहाँ पर 18 का जवाब सही क्या बनेगा, तो ये है आपका प्रेम पथिक, याद रखिए काफी लोगों को जवाब आ भी रहे हैं, यहाँ पर आपका प्रेम पथिक जो कि आपकी 1913 में, कब 1913 में, है ना, पहले ब्रजभाषा में लिखी गई थी, बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था, ठीक है, तो इस प्रकार से जवाब बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इनकी आपकी रचनाएं हैं, जैसे आपकी उर्वशी, हमने बताया था कि जयशंकर प्रसाद की एक रचना आपकी उर्वशी भी है ना, वैसे उर्वशी इनकी भी है, और आपकी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की भी है ना, लेकिन अगर रामधारी सिंह दिनकर अगर ऑप्शन में आता है तो पहले रामधारी सिंह दिनकर को कहोगे, इसके बाद आप किसको, जयशंकर प्रसाद को प्रायिकता दी जाती है, किसको, रामधारी सिंह दिनकर को पहले देते हैं, ठीक है ना, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ना हो तो फिर आप जयशंकर प्रसाद को कहोगे, जो कि हमने आपको थ्योरी वाले वीडियो में बताया भी था, है ना, उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, सुकोच्छ्वास, वत्सुस और कानन कुसुम, करुणालय, ठीक है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी किसके हैं, तो आपकी जयशंकर प्रसाद की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन हमने बता दिया है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, कह रहा है आंसू क्या है, आंसू जयशंकर प्रसाद की क्या है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, ये कह सकते हैं आंसू जो आपका है एक विरह काव्य है ना, क्या है, विरह काव्य है, विरह काव्य, ठीक है, विरह में तो आंसू आते हैं ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपको कोई नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना, यहाँ पर जो आंसू है वो कैसा है, आपका विरह काव्य है, जिसमें प्रेमी की अतीत की कह सकते हैं स्मृतियों की याद में अपनी ज्वाला विषाद वेदना का इजहार कर रही है, ठीक है, तो इस प्रकार से जवाब जो हो जाएगा वो आपका बनेगा डी नंबर, ठीक है, तो याद रखिए आंसू और विरह, तभी आपको बनता है एक जोड़ा, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में आपकी दी गई हैं, चलिए जयशंकर प्रसाद की जो कृतियां हैं वो किस विकल्प में है, चलिए यहाँ पर आज का टेस्ट आपको सरल लग रहा होगा ना, ये टेस्ट आपको सरल लग रहा होगा, क्योंकि हमने बताया है कि आधुनिक युग में आप देख सकते हैं कि ये आप लोग प्रैक्टिस में बहुत देखते हैं ना, तो ये आप इजी मिलेगा, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे इजी मिलता जाएगा। चलिए 22 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में आपकी दी गई हैं, चलिए सभी लोग बता दीजिए, सब लोग मिलकर बताइए। चलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर झरना, लहर, ध्रुव स्वामी और स्कंदगुप्त, है ना, 22 क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना, यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर जो सी नंबर आपका दिया गया परिमल, परिमल किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है ना, ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं गुंजन किसका है, ये किसका है, तो ये है आपकी सुमित्रा नंदन पंत का है ना। यहाँ पर जो आपकी दी गई है नीरजा, ये किसका है, तो महादेवी वर्मा की है ना, तो पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा का है, दूसरा आपका जयशंकर प्रसाद का है, तीसरा जो आपका है वो किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं, और चौथा जो आपका है वो सुमित्रा नंदन पंत के, है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देना है, चलिए निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, कानन कुसुम, ध्रुव स्वामी, चार चंद्रलेख या तितली, इसका जवाब 23 का सही क्या बन जाएगा। चलिए 23 को ऑप्शन देना है, 23 को ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, क्यों, क्योंकि आपको पता है कानन कुसुम इन्हीं की है, ध्रुव स्वामी इन्हीं की है, तितली भी इन्हीं की है, लेकिन चार चंद्रलेख ये इनका नहीं है, ये है किसका, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये आपका है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा, पूर्वानुवाद, ठीक है, अनाम दास का पोथा, फुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, ये कह सकते हैं किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी की काफी महत्वपूर्ण की रचनाएं हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर बताइए जल्दी से कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या नीरजा, जवाब क्या बनेगा। चलिए जवाब आ रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आंगन के पार द्वार, ये महादेवी वर्मा की नहीं है, तो है किसकी। चलिए कोई है जो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है, चलिए जल्दी से बताइए अगर इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं बिना ऑप्शन के, ऐसे बता सकते हैं कोई कि आंगन के पार द्वार जो है ये किसकी रचना है कोई जो जवाब दे सकता है। फर्स्ट आंसर
आज्ञा की है। वह बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। याद रखिए ये सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञा की रचना है, आंगन के पार द्वार। ठीक है, याद रखिएगा आंगन के पार द्वार किसके है, तो आपके हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञा की है। ठीक है ना, और इनकी 2-3 रचनाएं और भी ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखो, हम देख लेते हैं 2-3 पॉइंट आपके बनने वाले हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी पॉइंट से बनने वाले हैं, जितना पॉइंट हम आपको पढ़ाने वाले हैं। कह रहा आंगन के पार द्वार महावीर वर्मा के नहीं बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञा की है। इनकी अन्य रचनाएं अरि ओ करुणा प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधन रौंदे हुए, पूर्वा सुनहले सवाल, कितनी नाव में कितनी बार, बाबरा अहेरी, इल्यम चिंता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, ये किसके हैं, तो आपकी सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञा की हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं महादेव वर्मा की कुछ आपकी हैं, क्योंकि अभी ऑप्शन जो आपके बनेंगे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। महादेव वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा और आपका हिमालय किसके हैं, महादेव वर्मा की है। निहार, देखिए निहार से क्या क्वेश्चन बनता है कि निहार महादेव वर्मा का प्रथम काव्य ग्रंथ, काव्य संग्रह है ना, इसमें 47 गीत संकलित किए गए हैं निहार में। ठीक है, अगला आपसे दिया है कि प्रसाद कामा पंत कामा निराला महादेव वर्मा छायावादी युग के 4 महान कवियों को बृहद चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि छायावादी युग में बृहद चतुष्टयी के नाम से किसे जानते हैं, तो जयशंकर प्रसाद, पंत और निराला और आपके महादेव वर्मा को कहा जाता है। ठीक है ना, अगला पॉइंट आपसे दिया है महादेव वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से भी सम्मानित किया है ना। इनकी रचना सर्वप्रथम आपकी कौन, तो आपकी चांद, जो कि पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिए, महादेव वर्मा को एक पुरस्कार दिया गया था, कौन, सिक्सरिया पुरस्कार और मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है महादेव वर्मा। ठीक है, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। महादेव वर्मा देख सकते हैं 1907 से 1987 जन्म फर्रुखाबाद में है ना हुआ था, और ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी है ना। ये कुशल चित्रकार थी। इतने क्वेश्चन थे, अब इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। देखिए कौन कौन क्वेश्चन आपके हैं। निहार की रचना किसने की, चलिए 26 नंबर जवाब दीजिए। 2 मिनट का समय लिया, थ्योरी में कुछ क्वेश्चन आपको मिले थे, उम्मीद है उसका स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। चलिए बताइए निहार की रचना किसने की है, बिल्कुल सही है, 4 स्तंभ, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर 26 का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, निहार किसके, महादेव वर्मा की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, कह रहा महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। देखो हमने थ्योरी पढ़ा दिया ना, थ्योरी पढ़ा दिया तो हमें ज्यादा बोलने का जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बनने वाले थे। 27 का ऑप्शन सी निहार है ना, ऑप्शन कौन सा बनेगा 27 में, सी, महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन है, निहार हो जाएगा, निहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर सप्तपर्णा किसकी कृति है, सप्तपर्णा किसकी कृति है, ये भी हमने आपको पढ़ाया, कौन से आपके हैं, महादेव वर्मा की है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया है कौन सा कवि छायावादी नहीं है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 29 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, जयसी। याद रखिए जयसी ये छायावादी कवि नहीं है, ये है कैसे, याद रखिए जयसी हैं भक्ति है ना, जयसी कैसे हैं, तो ये भक्ति काल के हैं, याद रखिए भक्ति काल के कवि हैं, जो कि निर्गुण उपासक थे, निर्गुण उपासक थे, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है, छायावादी कवि कौन नहीं है, तो देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रन पंत भी है, जयशंकर हैं, लेकिन शिव मंगल सिंह सुमन ये छायावादी कवि आपके नहीं है, तो जवाब क्या बनेगा, डी नंबर आपका बन जाएगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था। कह रहा है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का जो विरोध किया था ये किसने किया था। 32 का ऑप्शन बनेगा आपका बी, महादेवी वर्मा। किसने, महादेवी वर्मा ने। इसका राइट आंसर आपका 32 का बी हो जाएगा। ठीक है, ये छायावादी समीक्षा का विवेचन किया था किसने, महादेवी वर्मा ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कह आपसे यहाँ पर कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन जो है ये किसका है, तो किसका बनेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा महादेव वर्मा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा है ना। महादेव वर्मा का दुखवाद किसी सीमा तक देखा जाए समाज कल्याण की भावना से आपका संपर्क है। ठीक है, और अपने जीवन की तुलना कहा है कि नीर भरी दुख की बदली है ना, तो इस प्रकार से जवाब बने कौन सा, ए नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। 35 नंबर का जवाब दीजिए, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, यहां पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या बनेगा। चलिए जवाब आ गया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और काव्य शिरोमणि निराला जी ने है ना, निराला जी ने उनकी जो साहित्यिक उत्कृष्टता था कि हिंदी के विशाल मंदिर सरस्वती कहकर इन्हें मतलब से संबोधित भी किया है। ठीक है, तो आपका जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा हुआ है।
निराला की कविता कौन, राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव हुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा डी, आपकी कवित्ववास रामायण पर। किस पर? कवित्ववास रामायण पर हुआ है। कवित्ववास रामायण पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना किया है, ठीक है। और इसे कथा में परिवर्तन तो नहीं किया है, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्गत जोड़ दिया है। इन्होंने कह सकते हैं एक राम नहीं माना, इन्होंने राम को एक आधुनिक मनुष्य के रूप में इन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान बताना है। चलिए सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान बताना है। लाइक शेयर भी कर दीजिए भाई, लाइक शेयर बहुत आप लोग कम कर रहे हैं, लाइक शेयर भी करिए जल्दी से, फटाफट यहाँ पर लाइक शेयर भी करते रहिए, बढ़ाते रहिए, जैसे जैसे आप जुड़ते हैं तुरंत लाइक शेयर बढ़ाते रहिए। चलिए जय हिंद सभी को। चलिए क्वेश्चन आ गया है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? काफी लोगों के जवाब आ चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है ना। जवाब आ चुका है ऑप्शन ए नंबर कौसानी। कहाँ हुआ था? याद रखिए 39 क्वेश्चन मत बनेगा, ए नंबर कौसानी। कौसानी की अगर बात करते हैं तो ये अब उत्तराखंड में पड़ता है ना। उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है अल्मोड़ा जिला, है ना। अल्मोड़ा जिला के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। और याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में। कब? सन 1900 ईस्वी में आपको हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में आपको है, पहले ही उत्तराखंड में हुआ करता था, मतलब कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, है ना, आपके अल्मोड़ा जिला कौसानी में, ठीक है। चलिए और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपके 1970 में इलाहाबाद में। अब क्या है? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज आपका हो गया है ना। अल्मोड़ा पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? कला और बूढ़ा चांद के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? यहाँ पर 40 का जवाब दीजिए। 40 का सही जवाब क्या बन जाएगा? चलिए कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं आपके कौन? तो आपका जवाब बन जाएगा, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। आपका जवाब बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत है ना। यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट आपके सुमित्रा नंदन पंत से बनने वाले हैं, उनको पढ़िए, इसके बाद इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है। कहना है कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। बचपन का नाम अगर पूछे कि सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम क्या था, तो गोसाई दत्त था। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता होगा, ठीक है ना। इनकी रचनाओं में उच्छावास, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, वीणा, चिदंबरा, है ना, पतझड़, एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, समधा, ग्राम्य, ये सभी इन्हीं के हैं। इनसे जुड़े हुए 2-3 पॉइंट क्या मिलते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की कृति लोकायतन कैसी है? तो आपके प्रबंध काव्य है। कैसा है? लोकायतन कैसी है? प्रबंध काव्य है ना। 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 1960 में, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकायतन के लिए, याद रखिए इन्हें लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट इन्हीं से जुड़ा हुआ है कि सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। किससे? ग्राम्य से, ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। पंत जी ने ग्राम्य में गांव की विविध समस्याओं का आकलन इन्होंने किया है। अगला पॉइंट आपका है कि युगवाणी, युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया है ना। युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया है। अगला पॉइंट इन्हीं से जुड़ा हुआ है कि पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा, क्या है? गिरजे की घंटा की रचना सन 1916 में किया था, ठीक है। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। आईएमपी पॉइंट है, गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन थे इन्हीं से। अब इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं कि चिदंबरा के लेखक कौन है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? 41 नंबर में जल्दी जवाब दीजिए। चलिए बी नंबर आ रहा है, पंत हो जाएगा, बी नंबर आपका पंत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? चलिए बताइए ग्राम्य कृति का जो संबंध है किससे है? तो आप देख सकते हैं अभी हमने बताया ग्राम से, ग्राम्य, और आपका जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर हो जाएगा ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना, ए नंबर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है लोकायतन के रचयिता कौन है? लोकायतन के रचयिता कौन से बनेंगे? तो लोकायतन के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बनेगा आपका डी, सुमित्रा नंदन पंत बन जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, सुमित्रा नंदन पंत आपका सही जवाब बन जाएगा, है ना। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि पंत की पहली रचना कौन सी है? अभी आपने देखा कि पंत की पहली रचना के बारे में अभी हमने बताया था। चलिए अब आप बताइए जल्दी से कौन सी हो जाएगा? तो गिरजे का घंटा, है ना। गिरजे का घंटा किसकी है? ये पंत जी की पहली रचना है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? 45 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका परिमल, परिमल इनकी नहीं है किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ना। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है
यहाँ पर दिया है सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। देखो परिवर्तन के बारे में भी बताया था ना, हमने कहा है कि अगर हम 2 मिनट की थ्योरी बता देते हैं तो 2 मिनट की उस थ्योरी से ही कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। 46 को ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन सी ये है आपकी पल्लव। ये क्या है तो आप याद रखिए, सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता है परिवर्तन, उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के जो कवि हैं वो आपके कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत आपका है ना। अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया है, ठीक है, और इनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था। अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा कौन सा, सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन उन्हीं से बन रहे हैं और उसी पंक्ति से। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला पॉइंट दिया है पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है ना। पल्लव पंत की रचना है ना। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, तो भाई आपको पता है कि यहाँ पर कौन, डी पंत भारतेंदु के नहीं है, ये आप सभी को पता है, ये छायावाद युग के कवि हैं, है ना। अगला पॉइंट, और हाँ बस इतने क्वेश्चन आपके दिए गए थे, है ना। 51 क्वेश्चन आपके थे, तो यहाँ पर आपके सवाल हो गए। कल आपसे मतलब इसी टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक आपका काफी बड़ा है ना, इनमें हर एक कह सकते हैं खंड के क्वेश्चन बनते हैं छायावाद युग में, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और धन्यवाद सभी को, जय हिंद।